अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मेरा नाम है वहाब और मैं आपकी भेजी हुई स्टोरीज नरेट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा वाक़या है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर मेल कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का वो हिस्सा बन सके। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। अस्सलामुअलैकुम। मैं एक 26 साल की औरत हूँ। मेरा शोहर जो 28 साल का है और मेरी बहन जो कि 30 साल की है। मेरा एक छोटा बेटा। हम सब 1 साल पहले एक किराए के घर में शिफ्ट हुए थे। घर में रहने से पहले हमें बता दिया गया था कि ये जगह कुछ अजीब तरीके से मशहूर है। एक औरत जो यहाँ बहुत ही खौफनाक तरीके से कत्ल की गई थी। मैं आपको इस घर की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकती, पर ये कराची में है। हमने सोचा कि ये कोई मसला नहीं है। हम फिर भी यहाँ रहने के लिए तैयार हो गए थे क्योंकि हमें ऐसी चीज़ों पर यकीन नहीं था। हर घर की कोई ना कोई कहानी तो होती ही है और हम तैयार थे इस घर में रहने के लिए। हमें लगता था कि कोई ऐसा वाक़या नहीं होगा, अगर होगा तो हम देख लेंगे। ये एक 2 मंजिला घर था जो नीचे से एक अलग यूनिट की तरह था। शिफ्ट होने से पहले मैंने 3 दिन घर की सफाई की ताकि सब कुछ ठीक हो। इस दौरान मेरा छोटा बेटा जो सिर्फ 4 महीने का था मेरे साथ होता था। मुझे उसको बीच बीच में संभालना पड़ता था। उसको दूध पिलाना और उसके साथ खेलना और लोरियाँ सुनाना पड़ती थी। मैंने महसूस किया कि जब भी मैं उसको लोरी सुनाती हूँ कोई चीज़ गिरती है, हिलती या किसी कोने से आवाज़ आती है। घर में तब तक सिर्फ वैक्यूम क्लीनर और सफाई का सामान था। मेरा बेटा अक्सर एक जगह देखकर हंसने लगता था जैसे किसी को देखता हो, जबकि वहाँ कोई नहीं होता था। मुझे शुरू में ये अजीब नहीं लगा। मुझे सिर्फ ये लगता था कि शायद कोई पुरानी रूह या कोई ऐसी एनर्जी मौजूद है। लेकिन जब हम पूरा घर शिफ्ट कर चुके थे और चीज़ें अपनी जगह पर सेट करने लगे तब ये कुछ और ज़्यादा अजीब होने लगा। हम सबको लगने लगा कि हमें कोई देख रहा है, ख़ासकर जब हम अकेले होते थे। हमारे घर की सीढ़ियाँ गोल मुड़ती हुई नीचे आती थीं जो किचन के दरवाजे के सामने आती हैं। जब भी हम किचन में चाय या दूध गर्म करने जाते हमें महसूस होता कि कोई हमें पीछे से घूर रहा है। फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ। हमारे बेडरूम की अलमारी का दरवाज़ा टूट चुका था जो एक स्पेयर कमरे में पड़ा था। जब मिस्त्री आया और उसने दरवाज़ा वापस लगा दिया तब एक बड़ा आईना हमारे बिस्तर के सामने आ गया। उस रात नींद बहुत मुश्किल हो गई थी। जब भी मेरी आँख खुलती मेरी नज़र सीधा उस आईने पर जाती थी। मेरा शोहर जो ऐसी चीज़ों में कभी यकीन नहीं रखता था, उसने भी ऐसी अजीब हरकतें महसूस करना शुरू कर दी। हम दोनों बेध्यान उठकर सिर्फ आईने को देखते थे जो कि अब अलमारी के शीशे पर लग गया था और हमारे बिल्कुल सामने था। मेरा बेटा जो हर रात एक ख़ास आवाज़ सुनकर सोता था, उस घर में उसकी ये आदत बदल गई। वाइट नॉइज़ कभी ज़्यादा होता, कभी कम, कभी अजीब तरह से गूंजता और फिर मेरा बेटा रात के बीच अचानक चीख मार कर उठ जाता था। एक रात हमारा बेटा बार बार उठ रहा था और चुप ही नहीं हो रहा था। आखिर हमने उसे अपने बिस्तर में सुलाने का फ़ैसला किया, लेकिन जब हम सो रहे थे तो एक ज़ोर की आवाज़ आई जो इतनी ज़्यादा ज़ोर से थी कि हम सब जाग गए। हमने देखा कि आईने में एक अजीब सा धुआं भर रहा है। मेरे शोहर ने जल्दी से लैंप जलाया और हम दोनों ने देखा एक साया हुड पहनी हुई शख्सियत आईने के अंदर खड़ी हुई थी। मैंने फ़ौरन एक चादर उठाई और आईने को ढक दिया। उस रात हम सो नहीं सके। ये सब इतना बढ़ चुका था कि अब मैंने एक मौलवी साहब को बुलाया जो घर पर तावीज़ और दुआएं पढ़ने लगे। थोड़ी देर तक सब कुछ ठीक लगने लगा, मगर मैंने फिर भी आईने को छुपाए रखा। कुछ महीने आराम से गुजरे, मगर फिर एक और अजीब चीज़ हुई। मैं और मेरी बहन बगीचे की सफाई कर रहे थे ताकि सब्जियां उगा सकें। जब हम झाड़ियां काट रहे थे तब हमें कुछ अजीब चीज़ें मिली। एक पुराना आईना जो दीवार पर लगाया गया था जिसमें उल्टा क्रॉस बना हुआ था। ये इतना गहरा छुपा हुआ था कि पहले हमें दिखाई भी नहीं दिया। सिर्फ यही नहीं,
बल्कि लकड़ी की अजीब सी गुड़ियाँ दरख्तों पर टांगी गई थी और एक पुरानी घड़ी भी वहीं थी जिस पर भी वही उल्टा क्रॉस बना हुआ था। हमने पहले इसे पुराने मालिक का मजाक समझा, मगर इसके बाद घर में फिर वही अजीब चीज़ें होने लगी। हमें फिर महसूस होने लगा कि कोई हमें देख रहा है। वो चीखने की आवाज़ें फिर से आने लगीं। घर की लाइट्स खुद ब खुद जलने और बुझने लगीं, ख़ासकर बेडरूम और ड्राइंग रूम में। हमें लगने लगा कि कोई हमारे सामने नहीं मगर आसपास ज़रूर है। मेरा शौहर कहता है कि उसने काली परछाइयाँ इधर उधर जाते देखी हैं। कभी हमें लगता है कि दरवाज़ा खुला है जबकि हम सब अंदर होते हैं, और हमारी बिल्ली रात भर अजीब तरीके से चीखने और भागती रहती है। मेरा बेटा फिर से रात को उठ कर चीखने लगा है। मौलवी साहब को एक बार फिर बुलाया गया, मगर इस बार कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ। जो भी ये चीज़ थी ये यहाँ से जाने को तैयार नहीं थी। मुझे लगता है कि मैंने एक मिमिक देखा है। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आगे कुछ ऐसे वाक़यात होंगे तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने वाक़यात हमारे साथ शेयर किए। पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान है। मेरे पास एक ख़त्म ना होने वाली लिस्ट है अजीबो गरीब वाक़यात की जो इस पुरसरार घर में हुए हैं, जो हमने कराची के नाज़िमाबाद एरिया में ख़रीदा है और जब हम उसमें शिफ्ट हो गए थे। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बहुत से तजुर्बात यहाँ लिख सकूँगा और आगे भी आपको ऐसे तजुर्बात शेयर करूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है मेरे पास। मगर एक वाक़या जो मुझे किसी से शेयर करना है वो बहुत ही हैरत अंगेज़ है, जो कि अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे खुशी है कि मैं ये कहानी ऐसे लोगों से शेयर कर रहा हूँ जो समझ सकते हैं या मान सकते हैं कि ऐसे वाक़यात वाकई होते हैं। मैं अपनी कहानी छोटी रखने की कोशिश करूँगा, मगर इतनी कि काफ़ी मालूमात मिल सके। बस इतना समझ लो कि मेरी पूरी ख़ानदान में सिर्फ़ हम दोनों, माँ की तरफ से भी और मेरे अब्बू की तरफ से भी, सिर्फ मेरी नानी और मैं ही ऐसे लोग थे जो आफ्टर लाइफ और पैरानॉर्मल चीज़ों में यकीन रखते थे। मेरे अलावा कोई भी इन बातों को नहीं मानता था। मेरी नानी कुछ साल पहले वफ़ात पा गई थी। 3 महीने बाद की बात है। मैं अपने दादा से फ़ोन पे बात कर रहा था, लेकिन वो ल्यूकमा के मरीज़ थे। वो अपनी बीवी और एक कुत्ते के साथ रहते थे। उस दिन उनकी बीवी उनकी बेटी के साथ एक शॉपिंग मॉल गई हुई थी। दादा मुझे बता रहे थे कि उनका कुत्ता अजीब तरीके से दरवाजे की तरफ देख रहा है, जैसे कोई वहाँ हो। वो कहते हैं कि ये कुत्ता सिर्फ तब ऐसे देखता है जब उनकी बीवी घर वापस आने वाली होती है, मगर इस वक्त वो वापस नहीं आने वाली थी। दादा ने मुझे कहा कि थोड़ा वेट करो, रुको, वो देखना चाहते हैं कि कुत्ता किस तरफ देख रहा है। उनके पास एक लैंडलाइन टेलीफोन था जो सुनाई देने में मसला रखने वालों के लिए था। इस वजह से उन्होंने रिसीवर नीचे रखा। मैं इंतज़ार कर रहा था कि जब अचानक फ़ोन पे अजीब सी स्टैटिक आवाज़ आई और फिर एक बिल्कुल वाज़ी आवाज़, मेरी नानी की आवाज़। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। वो हमेशा एक थोड़ी सी बेपरवाह और भूली भटकी सी होती थी और उनकी आवाज़ में हमेशा एक हल्की सी उलझन होती थी, लेकिन ये उन्हीं की आवाज़ थी और वो हमेशा सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहती थी, जी बेटा। मेरा दिमाग जैसे फ्रीज़ हो गया। मैं याद करने की कोशिश कर रहा था कि नानी तो मर चुकी हैं, फिर ये कैसे हो सकता है। ऊपर से मैं तो अपने दादा अब्बू से बात कर रहा था, ना कि मैंने अपने नाना के घर फ़ोन किया था। ये सब बहुत अजीब था। मेरे मुंह से सिर्फ एक लफ्ज़ निकला, हेलो, लेकिन इसके बाद नानी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। 1 मिनट तक मैं वैसे ही चुप बैठा रहा, हैरान व परेशान। फिर मेरे दादा वापस आए और उन्होंने फ़ोन उठाया। मैंने उनको ये सब बताया। दादा, आपको यकीन नहीं आएगा कि अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ है। ज़्यादातर लोग और मेरी बीवी इस बात पे यकीन नहीं रखते, मगर दादा ने मेरी बात पर यकीन किया। शायद जब इंसान 80 साल का हो जाता है तो फिर किसी भी चीज़ पे हैरत नहीं करता। मैंने बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं जहाँ लोग अपने मरहूम रिश्तेदारों से फ़ोन पे बात करते हैं, मगर ये केस थोड़ा अलग था।
क्योंकि मुझे किसी मरहूम का फ़ोन नहीं आया था, बल्कि उन्होंने मेरी चलती हुई कॉल को इंटरप्ट किया था। 3 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन जब भी इस बात के बारे में सोचता हूँ मेरा दिल अजीब सी घबराहट महसूस करता है। लेकिन एक बात है, इस वाक़ये ने मुझे एक अजीब सुकून भी दिया है, क्योंकि ये साबित करता है कि जो लोग हमसे दूर चले जाते हैं वो असल में हमसे दूर नहीं जाते। क्या किसी और के साथ भी ऐसा वाक़या हुआ है? अगर हुआ है तो क्या आप शेयर करना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या मेरी समझ से बाहर है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ कि उस दिन मैंने असल में क्या महसूस किया था। ये बात 2019 की गर्मी की है। जुलाई या अगस्त का महीना था। सुबह का वक्त था। मैं अपनी दादी दादा और 2 छोटी बहनों के साथ वेकेशन यानी छुट्टियों पर आया हुआ था दादा दादी के घर। जुम्मा का दिन था। सुबह तकरीबन 9 बजे मेरी दादी ने मुझे बताया कि वो मेरे दादा और बहनों के साथ बाज़ार जा रही हैं। मतलब मैं घर में अकेला था। हमारा घर कराची के एक पुराने इलाके में था, जहाँ हर घर के दरवाज़े पर एक पुराने सी पर्दा जैसी कोई चीज़ लटक रही होती है, जो हवा चलने या किसी के दरवाज़ा खुलने पर आवाज़ करती है। गर्मी के दिनों में मेरी दादी आम तौर पर ये दरवाज़ा खुला रखती थी, मगर उस दिन जाते वक्त उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया था। मुझे इसे खोलने का कोई शौक़ नहीं था। मैं ड्राइंग रूम के कोने में बैठा हुआ था, जहाँ से वो दरवाज़ा सामने नज़र तो नहीं आता था। मैं अपना मोबाइल यूज़ कर रहा था और वीडियोस बना रहा था। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि दरवाज़ा खुला है और वो पुराने पर्दे जैसी चीज़ हिलने लगी है। बिल्कुल वैसी ही आवाज़ जो तब आती है जब कोई घर में दाखिल होता है। उसी वक्त मुझे पीछे से कदमों की आवाज़ भी सुनाई दी। मैंने समझा कि दादी दादा या बहनें वापस आ गई हैं। मैंने बिना पीछे देखे चिल्लाया, दादी आप लोग वापस आ गए हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब मैंने पीछे देखा तो दरवाज़ा बिल्कुल बंद था। कोई भी अंदर नहीं आया था। उस वक्त मेरी तबीयत अजीब सी होने लगी, जैसे मेरी जान निकल रही हो। मैंने पूरा घर चेक किया, लेकिन घर में कोई नहीं था। उसके बाद मैं घर के एक बेडरूम में कुंडी लगा के अंदर से बैठा रहा। जब मेरे दादा और दादी सारे घर वाले वापस आए, तब जाके मैं उस बेडरूम से बाहर निकला। ये था मेरा एक छोटा सा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। ये कहानी पाकिस्तान के एक पुराने घर की है, जो पुरानी नस्ल से नस्ल चलता आया है। जब मैं छोटा था, तकरीबन 7 या 8 साल का, मुझे हर चीज़ छुप कर करने की आदत पड़ गई थी। मुझे खाना बहुत ज़्यादा पसंद था और माँ को मेरी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस वजह से मुझे और भी ज़्यादा छुप कर चीज़ें करने की आदत पड़ गई। ये सब बाद में समझ आएगा आपको। मुझे अपने कमरे में सोना पसंद नहीं था। मुझे वहाँ अजीब सी घबराहट महसूस होती थी, जैसे कोई चीज़ मुझे देख रही हो। इस वजह से मैं या तो अपनी माँ के पास सोता या फिर बैठक यानी ड्राइंग रूम के सोफ़े पर, लेकिन अपने कमरे में अकेले रहने का सोच भी नहीं सकता था। ये घबराहट दिन ब दिन बढ़ती गई मेरी। फिर एक रात की बात है जब एक अजीब वाक़या हो चुका था, जो मैं बाद में बताऊंगा, और मुझे सोफ़े पर सोना पड़ा। मेरे हाथ जैसे किसी वजह से बंधे हुए थे, लेकिन मुझे याद नहीं किस चीज़ से। लेकिन मुझे इतना याद है कि मेरे हाथ हिलाने में मुझे दर्द महसूस होता था। उस रात अचानक मेरी आँख खुल गई थी, जैसे किसी ने ज़ोर से झटका देकर उठा दिया गया हो। मैंने आंखें खोलने से पहले चंद लम्हों तक लेटे रहना बेहतर समझा। जब आंखें खोली तो एक अजीब सा धुंधला साया, जैसे स्याह सफ़ेद सा अजीब सा नक्श हालवे के कोने से गुजर रहा था। ये घर गोल दायरा यानी राउंड अबाउट की तरह बना हुआ था। मेरी माँ का कमरा सबसे आगे था और मैं बैठक के एक कोने पर लेटा हुआ था। वहाँ पर सीढ़ियाँ भी मौजूद थीं और हालवे के साथ ही बाथरूम, स्टोर और मेरा कमरा था। लेकिन हालवे में दरवाज़ा नहीं था, सिर्फ बाथरूम और स्टोर का।
हॉलवे को जो दरवाज़ा लगता था वो उसमें से सिर्फ बाथरूम का दरवाज़ा था और एक स्टोर रूम का। वो चीज़ हॉलवे में इधर उधर चल रही थी जो मैंने अभी देखी। पहली दफ़ा देखकर मेरी जान निकल गई। वो मेरी माँ तो नहीं थी, लेकिन फिर ये कौन था? ये घर सिर्फ हमारा था और हमारी पुरानी नस्ल के लोग इसमें रहते आए थे। वो चीज़ 4 दफ़ा हॉलवे से गुजरी, जैसे कोई वहाँ चक्कर लगा रहा हो। जब वो माँ के कमरे की तरफ मुड़ी तब मुझे एकदम होश आया और मैं सोफे से नीचे गिर गया। हल्के हाथों और बिना आवाज़ किए मैंने अपनी जगह बदली और हॉलवे के दूसरी साइड पर आकर छुप गया। जैसे ही वो चीज़ वापस बैठक की तरफ आई, अचानक वो गायब हो गई। ये देखते ही मैं फ़ौरन माँ के कमरे की तरफ भागा और बिस्तर में घुस गया। मेरा प्लान ये था कि जब ये वापस गुजरे तो मैं ब्लैंकेट अपने ऊपर ले लूँगा। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अचानक ये खामोशी अजीब सी लगने लगी। लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो वो साया जैसे अजीब नक्श में मेरे बिल्कुल ऊपर झुका हुआ था। बस 1 फुट दूर, जैसे बस एक लम्हा और वो मुझ पर गिर जाएगा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। बस इतना याद है कि मेरी आँख दोपहर के 2 बजे खुली। ये मेरे साथ पहली दफ़ा हुआ था, क्योंकि मैं हमेशा माँ से पहले उठता था। इस बार मुझे ये भी याद नहीं कि मैं कब और कैसे ब्लैंकेट के अंदर चला गया। मुझ पर किसी ने यकीन तो नहीं किया, जब तक कि घर में अजीबोगरीब चीज़ें होना शुरू नहीं हो गई। जब मेरा छोटा कज़न पैदा हुआ तो मेरी फूफी और फूफा ने ये घर ले लिया था। तब सब कुछ और ज़्यादा अजीब होने लगा। मेरे पास एक खिलौना था, एक रोबोटिक सेंटा क्लॉस, जो बिना किसी वजह के हिलने लगा। पहले सिर्फ अपनी जगह पर हिलता था, लेकिन एक दिन ये घर के अलग अलग कोनों में नज़र आने लगा, जैसे खुद चल रहा हो। जब एक दिन सब घर से बाहर गए और वापस आए तो वो सेंटा उनके सोफे पर पड़ा मिला। इस पर वो इतना घबरा गए कि उसे फ़ौरन फेंक दिया गया। मेरा छोटा कज़न अक्सर किसी कोने की तरफ देखता रहता था, जैसे वहाँ कुछ है, फिर अचानक चीखने लगता। ये चीज़ें तब तक बढ़ती रहीं जब तक उन्होंने ये घर बेच नहीं दिया। घर छोड़ने के दिन जब मेरी फूफी अपने बच्चे को गोद में उठाए बाहर जाने लगी, तब अचानक दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। एक झाड़ू जो दरवाजे के पास थी अचानक उठकर दरवाज़ा ब्लॉक करने लगी। दरवाज़ा हिल भी नहीं रहा था। वो चीखकर बाहर भागी। जब कुछ देर बाद वापस आई तो सब चीज़ें अलग अलग जगह गिर चुकी थीं, जैसे किसी ने उन्हें झटक दिया हो। ये सब तब शुरू नहीं हुआ था, इससे पहले भी अजीब चीज़ें होती रही थीं। माँ और मेरी मामू और खाला ने एक दफ़ा इस घर के बेसमेंट में ouija बोर्ड खेला था। बोर्ड ने AAG लिखा और उसी वक्त एक ज़ोर का धमाका हुआ। जब सब लोग भागकर बाहर आए तो सामने वाली गली में एक काली गाड़ी जल चुकी थी। अजीब बात यह थी कि उस जलती गाड़ी में एक आदमी बैठकर कहीं चला गया था। किसी को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हुआ। मुझे लगता है कि माँ और उनकी बहन भाई इस बोर्ड से कभी अलविदा कहना भूल गए थे। एक छोटी सी बात और, जब हम ये घर छोड़ने वाले थे तब हम बेसमेंट में रहते थे। एक रात मेरी आँख खुली और मैंने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। ये एक ऐसा दरवाज़ा था जो कभी लॉक नहीं होता था, लेकिन उस रात बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। मैं 2 घंटे तक चीखता रहा। आखिर मेरी फूफी नीचे आई और दरवाज़ा खोला, और मुझे सबसे अजीब बात ये लगी कि उनका कहना था कि दरवाज़ा लॉक था। अब ये सिर्फ एक कहानी है या एक असल वाक़या, ये सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जो इस घर में रह चुके हैं। ये थी मेरी कहानी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।